एपिसोड 11। अर्जुन गुस्से से बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसके पीछे अमन भी आ जाता है। अर्जुन को इतना गुस्से में देखकर अमन कहता है, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है यार? सिर्फ रिश्ते की बात ही तो की है, कोई रिश्ता पक्का तो नहीं किया। तू लड़की से मिलकर उसे कोई बहाना कर देना कि तुझे ये शादी नहीं करनी है। इससे तू भी खुश और तेरे डैड भी खुश। और फिर हंसते हुए कहता है, तू अगर इतने गुस्से में भी उस लड़की के सामने गया तो वो वैसे ही डर कर भाग जाएगी। अर्जुन गुस्से से उसे आंखें दिखाते हुए बोलता है, तुझे बहुत हंसी आ रही है और तुझे ये सब इतना आसान लग रहा है, तो आज तू ही उस लड़की से मिलने जाएगा। ये सुनकर अमन की एकदम से हंसी रुक जाती है और वो हाथ जोड़कर अर्जुन से कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे यार, मैं तो बस तुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था और तू है कि मुझे रुलाने में लगा है। थोड़ी देर के लिए वहां का माहौल एकदम से शांत हो जाता है। अर्जुन कहता है, सब जानता हूं मैं अपने डैड के बारे में, मुझे उससे दूर करने के लिए अब ये उनकी नई चाल है। अमन भी उदास होकर अर्जुन से कहता है, यार 5 साल हो गए हैं, अब कब तक उसकी तलाश करेगा? अब बस भी कर, तुझे ऐसे देखकर पता है हमको और सबसे ज्यादा आंटी को कितनी तकलीफ होती है। अर्जुन कहता है, मैं तब तक उसकी तलाश करूंगा जब तक कि वो मुझे मिल नहीं जाती है। अर्जुन फिर अपना फोन निकालकर अमन को मैसेज करता है। अमन हैरानी से कहता है, यार तेरे साथ तो बैठा हूं, मैसेज क्यों कर रहा है मुझे? अर्जुन कहता है, मैंने तुझे एड्रेस, नाम और टाइम भेज दिया है, तो तू जाकर मिल लेना उस लड़की से। अमन रोनी सी शक्ल बनाकर बोलता है, यार तू पागल हो गया है क्या? तेरी बात चल रही है, उससे तो मैं क्यों जाऊंगा? और मैं तो अपने डैड की पसंद की लड़की से भी शादी ना करूं तो फिर तेरे डैड की पसंद की लड़की से सवाल ही नहीं उठता। अमन फिर थोड़ा इतराते हुए अपनी कॉलर को सही करते हुए कहता है, अमन, राणा की तो पसंद का तो तुझे पता ही है, मेरी लाइफ में जो भी होता है वो सबसे हट के होता है। और फिर फोन में देखते हुए बोलता है, नाम डॉक्टर नित्या। अमन अर्जुन की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या बात है यार अर्जुन, अब तो तेरा फ्री में इलाज हो जाएगा। गाड़ी में आगे बैठे मयंक और ड्राइवर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, पर अर्जुन के डर से जल्दी ही छुपा लेते हैं। उम्र 23 साल। अमन हैरानी से कहता है, अरे यार अंकल को कुछ हो गया है क्या? तुझसे ज्यादा तो उन्हें इलाज की जरूरत है, वो लड़की तो तुझसे 9 साल छोटी है। अब तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। अर्जुन कहता है, तभी तो तुझे भेज रहा हूँ, तू जाकर देख मेरे डैड क्या चाहते हैं। अमन नाराजगी से कहता है, मतलब दोनों बाप बेटे के चक्कर में मैं बलि का बकरा बनूं? और क्या तूने मुझे सीआईडी वाला समझ रखा है? किसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता होगा? तू किसी और को ही भेज तेरे इस काम के लिए। अर्जुन अमन की तरफ देखकर बोलता है, किसी और को भेजूंगा तो डैड को पता चल जाएगा, इसीलिए तुझे ही जाना होगा और तू वहां मिस्टर कपूर बनकर ही जाएगा। तभी कपूर इंडस्ट्री आकर गाड़ी रोकती है। अर्जुन गाड़ी से उतरते हुए अमन से कहता है, शाम को आकर मुझे सब बताना। और फिर अर्जुन मयंक की तरफ देखकर कहता है, मुझे इस लड़की की सब जानकारी चाहिए। डैड इसे कैसे जानते हैं और क्यों इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं? जब अर्जुन और अमन अंदर एंट्री करते हैं तो लॉबी में बैठे पूरे स्टाफ की नजर उन पर जाती है। अर्जुन बहुत टाइम बाद यहाँ आया था, फीमेल स्टाफ की नजर तो उन पर से हट ही नहीं रही थी। अर्जुन और अमन की पर्सनालिटी ही ऐसी थी। जहां अमन अपने बालों को सेट करते हुए आ रहा था, वहीं अर्जुन अपनी आदत से मजबूर अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डालकर और अपने चेहरे पर गुस्से और रॉब वाली पर्सनालिटी से भी सबको इतना हैंडसम लग रहा था कि उसके गुस्से के बारे में जानते हुए भी लड़कियां उस पर मरती थीं और खुद को आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाती। उनकी नजरें तब तक उनको फॉलो करती जब तक कि वो लिफ्ट में इंटर नहीं हो जाते। 10वें फ्लोर पर अमन अर्जुन से, आदित्य भाई के केबिन में जा रहा हूँ, तुझसे शाम को मिलता हूँ, ऐसा बोलकर आदित्य के केबिन में चला जाता है और अर्जुन अपने केबिन में आ जाता है। अर्जुन के केबिन में विराज अंदर आता है तो अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम करते हुए ही विराज से पूछता है, क्या तोहफा भिजवा दिया किंग को? विराज बोलता है, यस बॉस। अर्जुन फिर विराज से पूछता है, और क्या पता चला? विराज कहता है, बॉस मुंबई में 6 महीने पहले माणिक का एक दोस्त था केसर, जिसकी अचानक से मौत हुई थी, वो भी किंग के लिए ही काम करता था।
ये सुनकर अर्जुन अपने लैपटॉप से नजर हटाकर विराज की तरफ देखता है। विराज फिर आगे बोलता है, बॉस, ये उसी दिन की बात है जब द रॉयल पब में वो आपसे टकराया था। आप उस दिन बहुत नशे में थे। ये आपको मारने की धमकी देकर अपने लोगों को बुलाने चला गया था, लेकिन उसके बाद वो आया ही नहीं था। आप उस दिन कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए हम आपको घर लेकर आ गए थे। अगले दिन जब हम इसका पता लगा रहे थे, तब हमें पता चला था कि उसी रात पब से थोड़ी दूरी पर इसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी। अर्जुन को तब याद आता है उस दिन जब वो एक लड़की से टकराया था। वो शायद किसी से डर कर भाग रही थी। विराज की फिर आवाज आती है तो अर्जुन अपने होश में आता है। विराज बोलता है, बॉस, अभी तक किसी को भी पता नहीं चला कि वो एक्सीडेंट था या मर्डर, और कौन किंग के लोगों को प्लान करके मार रहा है। शायद उस दिन वो आपसे टकराया था, इसीलिए किंग के लोगों को ये लग रहा है कि आपने ही उसे मरवाया है। और बॉस, कल रात कौन था जिसने माणिक को मारा? अभी हम उसी को ढूंढ रहे हैं। अर्जुन अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोलता है, कौन था नहीं विराज, कौन थी? विराज बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं बॉस, थी मतलब क्या वो एक लड़की है? ये सुनकर विराज के चेहरे पर हैरानी आ जाती है और वो मन में सोचता है, क्या ये सब एक लड़की कर रही है? अर्जुन फिर कहता है, तुम बिल्कुल सही समझे विराज, वो एक लड़की ही है। और फिर अर्जुन अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर विराज को देते हुए बोलता है, ये ब्रेसलेट माणिक को मारते वक्त उस लड़की के हाथ से गिर गया था। सभी ज्वेलर्स के पास जाकर पता लगाओ कि ये ब्रेसलेट किसने खरीदा था। इस पर एन लिखा है। देखने में तो ये बहुत कीमती लग रहा है और लगता है ये स्पेशली ऑर्डर देकर ही बनवाया गया है। तुम बिना किसी को भी पता चले इसका पता लगवाओ। और हाँ, हमारी वजह से उस लड़की पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। विराज वो ब्रेसलेट लेकर ओके बॉस बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं जीवन संगिनी हॉस्पिटल में नित्या अपने केबिन में कुछ ढूंढते हुए परेशान हो रही थी। तभी डॉक्टर अभिषेक मित्तल वहां आता है और उसे हेलो नित्या बोलता है। नित्या हेलो बोलकर फिर से टेबल के ड्रॉअर में कुछ ढूंढने लगती है। नित्या को इतने परेशान देखकर डॉक्टर अभिषेक मित्तल उसे बोलता है, तुम आज लेट आई थी तो मैंने ही उस पेशेंट को चेक कर लिया था। उसे सुबह होश आ गया था और उसकी सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल है। फिर थोड़ा रुक कर हुए बोलता है, क्या हुआ नित्या, तुम कुछ परेशान हो? नित्या इधर से उधर ढूंढते हुए बोलती हैं, हाँ, वो मुझे मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा है। अभिषेक बोलता है, यहाँ नहीं है तो घर पर होगा। नित्या कहती है, घर पर भी नहीं है, मैंने पूरा घर देख लिया है। ये बोलकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अभिषेक उसे शांत कराते हुए पानी का गिलास उसके आगे करके बोलता है, लो, पहले पानी पियो और थोड़ा आराम से बैठो। देखो तुम्हें ऐसी में भी कितने पसीने आ रहे। ऐसे परेशान होने से वो तुम्हें नहीं मिलेगा। आराम से बैठकर सोचोगी कि तुमने उसे कहाँ रखा है तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और तुम्हारी आवाज से मुझे लगता है तुमने अभी तक अपनी दवाइयां भी नहीं ली हैं। क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? नित्या बस ना में अपना सर हिला देती है। अभिषेक नित्या का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो मेरे साथ। नित्या कहती है, कहाँ? अभिषेक कहता है, कैंटीन ब्रेकफास्ट करने। और कहाँ? दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। दूर खड़ा डॉक्टर पंकज वर्मा और डॉक्टर जरीन उन्हें जलती हुई आंखों से देख रहे थे। डॉक्टर पंकज वर्मा अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है, तुमने अच्छा नहीं अभिषेक डीन से मेरी शिकायत करके, इसका नतीजा तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। दोपहर लंच टाइम में नित्या का फोन बजता है। नित्या फोन उठाकर हेलो अंकल बोलती हैं। तो सामने फोन में से अधिराज जी बोलते हैं, कैसी हो बेटा? नित्या कहती है, मैं ठीक हूँ। अधिराज जी को उसकी आवाज से कुछ सही नहीं लगता है और वो परेशान होकर उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटा? तुम सुबह भी परेशान लग रही थी, कुछ बात है तो बताओ बेटा, तुम्हारी आवाज से लग रहा है जैसे तुम रोई थी। नित्या कहती है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की वजह से दवाइयां लेना भूल गई थी। अधिराज जी थोड़ा हिचकिचाते हुए नित्या से पूछते हैं, तो क्या तुम जा रही हो उससे मिलने? नित्या जवाब देती है, जी अंकल। अधिराज जी कहते हैं, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा तो बेफिक्र होकर जाना। मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा और अपना ध्यान रखना। नित्या जी अंकल बोलकर फोन रख देती है। अधिराज जी मन में ही बोलते हैं, सॉरी बेटा,
अपने बेटे की जिद की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम किसी को पसंद करती हो और उसे ढूंढ रही हो। वहीं हॉस्पिटल के केबिन में बैठी नित्या अपना सर पकड़कर फाइल में देख रही थी। तभी नित्या के सामने बैठी लड़की आरोही शाह बोलती है, डॉक्टर नित्या, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप अपना सर पकड़कर बैठी हैं। क्या आपको सर में दर्द हो रहा है? क्या मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाऊं? नित्या उसे हैरानी से देखती है और बोलती है, मिस आरोही, क्या आप एक डॉक्टर के सामने नहीं बैठी हैं? तभी आरोही अपने गाल पर हाथ रखकर बोलती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और आप अभी किस से बात कर रही थी? क्या आप कहीं बाहर जा रही हैं? नित्या हाँ में अपना सर हिलाती है। आरोही मुंह फुला कर बोलती है, अगर आप चली जाएंगी तो आप मेरा इलाज कब करेंगी? 6 महीने हो गए हैं। अगर मुझे कुछ हो गया या मैं मर गई तो मेरे डैड का बिजनेस कौन देखेगा? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। नित्या उसे कहती है, मेरे पास आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आरोही नाराजगी से बोलती है, कैसे नहीं है मेरा इलाज? मैंने सुना है आप इस हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। नित्या आरोही की बातों पर ध्यान दिए बिना ही अपना मास्क और चश्मा पहन लेती है और पर्स लेकर चलने लगती है। तभी आरोही उसके पीछे चलते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रही हैं आप? नित्या चलते हुए ही जवाब देती है, लंच करने। तो आरोही बोलती है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी? उसकी बात सुनकर नित्या चलते हुए रुक जाती है। तो आरोही जो उसके पीछे ही चल रही थी, नित्या के रुकते ही उससे टकरा जाती है। नित्या का तो मन कर रहा था कि उसे डांट कर वहां से भगा दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोलती है, तो तुम भी चलो मेरे साथ लंच करने। चलने का सुनकर तो आरोही को तो जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया था और वो खुश होकर बोलती है, हाँ, ये भी सही है। और फिर से नित्या के पीछे पीछे चलने लगती है और आगे कहती है, मैं जितना टाइम आपके साथ रहूंगी आप उतना अच्छे से मेरा इलाज कर पाएंगी। सही कहा ना मैंने? वैसे आपने बताया नहीं मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। वो क्या है ना, मुझे जल्दी से अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है, नहीं तो डैड मेरी शादी करवा देंगे। आपको क्या लगता है, मुझे डैड का कहना मानना चाहिए कि नहीं? गाड़ी में भी इसी तरह आरोही की बकबक चलती रही जब तक कि वो होटल नहीं पहुंच गए। एपिसोड